नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी आवाज़, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। आज हम बात करने वाले हैं देश को लेकर। देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चुनाव खत्म हो चुके हैं और एक बार फिर से देश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। अब देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने वाली है, ऐसे बातें कही जाती है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि देश आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। आज इसी मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे और इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है नरेश एरन जी। सबसे पहले इनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि नरेश जी जो है वो मंत्री है दिल्ली प्रदेश भाजपा के। इसके साथ साथ अभी हाल फिलहाल में ही इन पर दिल्ली भाजपा ने अपना भरोसा जताया है और भरोसा जताते हुए केशवपुर की जिम्मेदारी दी है, सह प्रभारी बनाया है। उसके लिए तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं सर। कैसा महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में बताइए, क्योंकि अब जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। पहले तो मैं सावन मास का एक शुभ महीना चल रहा है, शंकर भगवान जी की अपार कृपा इस हिंदुस्तान के ऊपर है, तो मैं सभी को पवित्र सावन मास की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने कहा है जिम्मेवारी के विषय में आपने बात रखी, मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में मेरा शामिल होना एक अपने आप में गर्व की बात है मेरे लिए। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में ही हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने हमें जो नई जिम्मेवारी दी है, सह प्रभारी मुझे केशवपुर ज़िले का बनाया। इसके लिए मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का और आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूँ। कुछ बातें आपने सुना होगा बचपन में ना, कुछ चीज़ें बचपन से ही इंसान सीख जाता है। जैसे किसान के घर में यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे ऑटोमेटिकली पता है कि मुझे खेती किस हिसाब से करनी है। ऐसे ही मैं एक ट्रेडर के घर में, एक दुकानदार के घर में मैं पैदा हुआ, तो मुझे पता है कि काम कैसे करना है। हमने कठिन मेहनत करते हुए हम आगे बढ़े हैं और काम करना ही मैं अपना कर्म समझता हूँ। मैं दिन में सुबह उठने के बाद रात को सोने तक जितना भी मैं कर सकता हूँ समाज के भले के लिए उतना काम करता हूँ। पार्टी का तो एक अपना एक दायरा होता है, पार्टी का अपना एक मंच होता है, हम उसी मंच पर उसी दायरे में रह के काम कर सकते हैं। लेकिन आप मेरे बारे में जितना पता करोगे, मैं सामाजिक कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा हूँ और समाज के हित के लिए ही मैं हमेशा काम करता हूँ। बिल्कुल नरेश जी, यहाँ पर सरकार को लेकर के बात करते हैं कि सरकार बन चुकी है, तीसरी बार मोदी सरकार बनी है और उसके बाद बजट भी पेश हो गया है। बजट को लेकर विपक्षी भले ही कुछ भी बोल रहे हैं, आप बजट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सच्चाई ये है, विपक्ष का काम किसी भी काम को अच्छा हो बुरा हो उसकी निंदा करने का ही उनका एक कर्तव्य है। लेकिन इतना सुंदर और इतना बढ़िया बजट इस बार हमारी वित्त मंत्री जी ने बनाया है कि वो तारीफ़ के लायक है। चाहे आप किसी विषय को उठा के देख लें, चाहे लोगों की आमदनी के ऊपर टैक्स की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी की जो लॉन्ग टर्म की बात थी वो बात देख लें, चाहे अलग अलग राज्यों को कितना कितना फंड देना उसको देख लें, हर काम को उन्होंने स्मूथ बनाने की कोशिश की है। और हर एक जो हमारी जनता है, पूरे भारत के जो नागरिक हैं, हर एक नागरिक को उसका भाग मिले, उसका समान हिस्सा मिले, उसकी पूरी इस बजट के अंदर समीक्षा करके काम किया गया है। अर्थव्यवस्था को लेकर बात करूंगी कि पांचवी अर्थव्यवस्था है फिलहाल भारत और 2027 तक ये अनुमान लगाया गया है और कई रिपोर्ट्स भी सामने आए हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था जल्द बनने वाली है। इस पर क्या कहेंगे? कहते हैं जब घर का मुखिया कोई मजबूत होता है ना जी, तो पूरा घर तरक्की करता है। आप अपने परिवार से ले सकते हैं, मैं अपने परिवार से ले सकता हूँ, और जितने भी हमारी वार्तालाप को सुनेंगे वो सब अपने आप को इसमें इम्प्लीमेंट करके देखें। आज घर का कितना मजबूत मुखिया है, घर का जो मजबूत मुखिया है, जब ही हम 10th से अब 5th नंबर पे आए हैं। और ये जो मोदी जी ने कहा है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो उसमें कोई भी शब्दों में इनका एक इंच भी इधर से उधर मात्र नहीं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। भारत का प्रत्येक नागरिक अपने आप में गर्व महसूस करेगा जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में पूरे विश्व में हम देखे जाएंगे। आप हर एक चीज़ में देख सकते हो, चाहे आप खेलों में देखो, चाहे बिजनेस में देखो, चाहे आप किसी भी चीज़ में देख सकते हो। आज भारत अपनी बुलंदियों पे है। आज पूरे विश्व के अंदर, मैंने कल या परसों एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उस न्यूज़पेपर के अंदर आया था कि आज दुनिया के 1/3 देश हमारे लिए आंखें बिछाए बैठे हुए हैं। 1/3 लोग हमें बगैर वीज़ा के हाथ क्या
ई वीज़ा के साथ हमें अपने देश में बुला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो किसका कमाल है? आदरणीय मोदी जी का कमाल है। बिल्कुल, ये तो थी देश की बात। देश को अगर देखें हम तो देश सच में तरक्की कर रहा है और जल्द जिस तरीके से कहा गया है कि 2027 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, उम्मीद करते हैं कि हम बन भी जाए। प्रदेश को लेकर बात करते हैं, दिल्ली को लेकर के बात करते हैं। जब दिल्ली में आप ऐसे सड़कों पर निकलते हैं, लोगों को देखते हैं, सड़कों को देखते हैं, आसपास जो अपनी चीज़ें देखते हैं, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के आने के बाद दिल्ली ने तरक्की की है? देखिए, मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, मिट्टी की हांडी बोलते हैं, वो एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। तो जो केजरीवाल जी ने किया, केजरीवाल जी ने बिजली फ्री, पानी फ्री, आप देख सकते हो पूरी दिल्ली में महंगी बिजली, गंदा पानी। केजरीवाल जी आपकी यही कहानी। मैं इसी बात में एक और बात जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मेरा दर्द है। मैं उद्योगपतियों के साथ रहता हूँ, मैं व्यापारियों के साथ रहता हूँ, व्यापारियों का बेटा हूँ मैं आपको दर्द बताता हूँ अपने दिल्ली का। अपने दिल्ली की बात छेड़ी है। दिल्ली के अंदर आप अभी चले मेरे साथ, सर्वे करें आप कि जितनी फैक्ट्रियाँ थी, जो आज फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, सारी फैक्ट्रियाँ हमारी राजस्थान में, इधर से हमारे हरियाणा में जा रही हैं। देश एक हो सकता है, लेकिन प्रदेश की बात है। मैं आदरणीय अब्दुल कलाम जी की एक बात को मैंने सुना था और मैंने जीवन में धारणा भी की और मैं जीवन में उसको अपनाता भी हूँ। मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, जो राष्ट्रपति हमारे देश के बने, भारत रत्न है, उन्होंने एक बात की थी एक बार इंटरव्यू, मुझे आज तारीख याद नहीं है, एक बार रेडियो में आते हुए जब 14 अगस्त को राष्ट्रपति देश को संबोधन करता तो उन्होंने एक बात रखी थी कि आप देश को महान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर को महान बनाएं, अपने पड़ोसी को स्वच्छ बनाएं, पड़ोसी के बाद अपने मोहल्ले को देखें, मोहल्ले के बाद अपने शहर को देखें और शहर के बाद अपने राज्य को देखें और राज्य के बाद देश की बात करें। तो आज मुझे दुख होता है जब हमारे राज्य से सारे उद्योग हरियाणा में या राजस्थान में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कारण सिर्फ दो ही हैं, तीसरा कोई कारण नहीं है। महंगी बिजली, इंस्पेक्टर राज। केजरीवाल के कारण हुए सभी उद्योग हमारे बर्बाद। अब बीते दिन ही आपको पता चला होगा, खबरें सभी सारे न्यूज़ मीडिया ने कवर भी की थी, राउज आईएएस के बारे में 3 बच्चों की जान चली गई। उसका जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? देखिए, फायर की एनओसी कौन देता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार देती है। वो किसकी है? केजरीवाल जी की। यदि केजरीवाल जी ने, जब हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि आप जितनी भी बिल्डिंग जहाँ पर बच्चे हमारे पढ़ाई करते हैं उसका ऑडिट, फायर ऑडिट कीजिए, यदि फायर का ऑडिट किया होता तो उसके अंदर जो स्तंभ से अंदर से जा रहे थे, बार कोडिंग से बाहर बच्चे अंदर आ रहे थे, जब लाइट गई वो गेट बंद हो गया। यदि वो फायर ऑडिट बिल्कुल ओके हुआ होता तो उस गेट पे से लोग हट जाता और लोग हट जाता तो वो 3 बच्चे नहीं मरते, पहली बात। दूसरी बात, गाड़ी वाले को अरेस्ट कर लिया जी। गाड़ी वाले की क्या गलती है? अपने घर नहीं जाए, पानी से नहीं बचे। अरे गलती है एमसीडी की, गलती है उसके इंजीनियर की, गलती है दिल्ली सरकार की कि उन्होंने वहाँ नाले साफ नहीं किए, नाले साफ नहीं हुए। यदि नाले साफ हो जाते, पानी नहीं भरता तो नीचे पानी बेसमेंट के अंदर नहीं जाता और बेसमेंट में जाता तो थोड़ा जाता और बच्चे हमारे सारे सेफ हो जाते। आप देखो ना, 1 मिनट के अंदर 12 फुट पानी बेसमेंट के अंदर भर गया जी। कितना पानी होगा वहाँ पे? यदि फायर ऑडिट बिल्कुल ओके हुआ होता तो उन 3 बच्चों की जान आज नहीं गई होती। अब हम बात कर लेते हैं चुनावों को लेकर। लोकसभा में जैसा कि हमने देखा कि पूरी दिल्ली की जनता ने 7 के 7 सीटों पर बीजेपी को ही विजय किया। विधानसभा की बारी जब आती है तो क्या लगता है कि क्या वजह होते हैं, क्या मुद्दे होते हैं कि बीजेपी पिछड़ जाती है, और अब रणनीति क्या है कि जब अगली बार विधानसभा हो तो बीजेपी इसको अपने खाते में ला सके दिल्ली को? देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली की जनता बड़ी भोली वाली है। पूरे भारतवर्ष में फेमस है कि दिल्ली दिल वाले होते हैं। तो दिल्ली की जनता बड़ी भोली वाली है। तो जब दिल्ली की जनता के अंदर केजरीवाल जी आते हैं, जो IRS रह चुके, वो 2 इंच कम लंबा कमीज पहनते हैं, कभी चप्पल पहन के आते हैं, चश्मा इस टाइप से लगाते हैं कि भोले वाले लोग समझते हैं कि केजरीवाल से बढ़िया हमारा हितैषी कोई नहीं है। नहीं तो यही जनता 35 लाख वोट से ज़्यादा जिताते हैं। भारत के सांसद, उनको पता है मोदी जी को देश चलाना है और केजरीवाल जी को उनकी बातों में आ जाते थे, इनको मौका दे देते। 2 मौके मिल चुके हैं, इस बार उनको मौका नहीं मिलेगा। ये आप भी और मैं दोबारा जब दिल्ली का रिजल्ट आएगा तो आप और हम मिलेंगे और आपको दिखाऊंगा कि इस बार का क्या रिजल्ट है दिल्ली का। तो विधानसभा में जीत के लिए रणनीति क्या है, वो जानना चाहूँगी। नहीं, रणनीति बनाने वाला तो मैं कोई भी नहीं हूँ, मेरा इतनी बड़ी मेरे पास जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन यदि मुझे मौका मिले
तो मैं सबसे पहले एक काम जरूर करूँगा कि सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि दिल्ली की कोई भी फैक्ट्री बाहर नहीं जाए। उनको जो सुविधा चाहिए बिजली का रेट में आधे करने की कोशिश करेंगे। जो 18 रुपये यूनिट आज बिजली खर्च हो रही है उसको आधी करेंगे। दूसरा, हमें जो हमारा मेन काम हो सकता है, हमें दिल्ली को जाम से मुक्त करना है। जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। यदि मुझे कुछ काम करने को मिले और मुझे कोई, तो मैं सबसे पहले तो IIT खड़गपुर हो चाहे कहाँ उनके बच्चों को इस सोच पे लगाऊं कि दिल्ली के अंदर जाम मुक्त कैसे हो सकता है। यदि हम भारत की सच्ची सेवा करना चाहते हैं ना, तो फ्री बिजली पानी से नहीं होनी। जो हमारा ट्रैफिक में हमारा तेल खर्च हो रहा है ना, फ्यूल जो लग रहा है, उसको बचाने से होगी। यहाँ पर अब तक मैंने जो बात की वो एक जनप्रतिनिधि से बात की। जनप्रतिनिधि के हिसाब से आपने बताया कि किस तरीके से आप कार्य करेंगे, किस तरीके से जनता की सेवा करेंगे। अब मैं एक व्यापारी से बात करना चाहूँगी। नरेश जी, अब मुझे बीइंग एन व्यापारी, बीइंग एन बिजनेसमैन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि व्यापार के क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार वृद्धि हो रही है उसको और भी ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है, खासकर दिल्ली के व्यापारियों के लिए कुछ टिप्स जानना चाहूँगी मैं आपसे। मेरे निजी विचार ये हैं कि जब तक हम रोज़मर्रा की चीज़ों को ऑनलाइन बंद नहीं करेंगे, इतने दिल्ली का व्यापार हो चाहे भारत का व्यापार हो, सक्सेस नहीं हो सकता। आजकल के हमारे बच्चों को इतनी गंदी आदत पड़ गई कि वो करते हैं, एक माचिस मंगानी है तो भी, पहले तो ये कंपनी वाले फ्री दे रहे थे, आजकल 10 रुपये के आइटम के ऊपर 23, 24, 25 रुपये आपसे चार्ज कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है। दूसरा क्या था, अब अगर मैं एक शैम्पू मंगाना तो हम एक शैम्पू मंगाते हैं। पहले आपने भी देखा होगा, आप भी अपने मदर फादर के साथ गए होंगे, मैं तो खुद दुकानदार हूँ तो मुझे तो पता ही है। हमें एक चीज़ लेनी होती, पेन लेना होता था, पेन के साथ हम A4 के पेपर भी खरीद के लाते थे, पेंसिल भी लेके आते थे, सोपरेन भी ले आते थे, उसके साथ एक वो जो नोटबुक करनी है वो भी ले आते थे। मतलब एक सामान खरीदने में हम 10 सामान उस दुकानदार से खरीद के लेके आते थे। वो दुकानदार थे, छोटे छोटे दुकानदार जो थे, वो दुकान में क्या करते थे आप ये देखिए, वो मतलब खुद दुकानदार, उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे, जो सुबह 6 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे सोते हैं जी। ये रिलायंस फ्रेश की दुकानें क्यों कम हो गई? कारण है इसका, क्यों कम हो गई? रिलायंस फ्रेश ने बहुत दुकानें खोल ली थी, क्योंकि जो दुकानदार मेहनत कर सकता है वो कोई भी कंपनी मेहनत नहीं कर सकती। सर्विस क्लास आदमी अपनी सर्विस का टाइम देखता है। एक दुकानदार आदमी जो बेचारा, वो रात को खाना खाते हुए खाना छोड़ के, अगर आपने कोई सामान मांगा आपको सामान देने लग जाएगा। वो जैसे थोड़ी छुट्टी करें, मैंने बताया मैं 9th 8th क्लास में अपनी दुकान पे जाके बैठना शुरू कर दिया था। कारण है इसका बैठने का कि कोई भी काम है फादर जी की हेल्प करने के लिए बच्चे करते थे, जिसकी मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, ना मेरे फादर जी कोई बिजनेस से तनख्वाह लेते थे। तो जब तक हम ऑनलाइन बिजनेस को रोजमर्रा की, हाँ बेचो ना, ऑनलाइन कोई बड़ी बड़ी चीज़ें बेचो, सेल फोन आप बेचो, खूब कितने बेच लो। जो चीज़ें ऑनलाइन, जूते ऑनलाइन बंद होने चाहिए, रोजमर्रा की चीज़ें ऑनलाइन बंद होनी चाहिए। अगर मुझे कभी मौका मिला भारत सरकार में, और मुझे सीतारमन से मिलने का मौका मिला, मैंने हर स्टेज के ऊपर इसकी आवाज़ उठाता हूँ कि हमें ऑनलाइन रोज़मर्रा की चीज़ें बंद करनी चाहिए। कारण है कि दुकानें हमारी देखो ख़त्म होती जा रही हैं, व्यापार ख़त्म होता जा रहा है, बेरोज़गारी क्यों बढ़ रही है? एक कंपनी वाला, कोई भी कंपनी है, एक कंपनी वाला कितना, वो एक कंपनी वाला 10,000 दुकानदारों का प्रॉफिट एक कंपनी कमा रही है। 10,000 दुकानदार बेरोजगार हो रहे हैं। 10,000 दुकानदारों का मल्टीप्लाई कर लो, वो 3 आदमियों को नौकरी देते हैं, 30,000 रुपये हो गए। 30,000 के अलावा फिर उसके बच्चे काम में लग गए। कम से कम भी 1 लाख आदमियों का रोजगार एक कंपनी एक स्टेट में खा रही है। अब ऐसी कितनी ऑनलाइन कंपनी आप देख सकते हो सकता है कोई मेरे परिवार में भी ऑनलाइन चला रहा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक एज ए व्यापारी होने के नाते व्यापारियों का दर्द आपको बता रहा हूँ। नरेश जी, मिडिल क्लास को लेकर आप लगातार बात कर रहे हैं, तो मिडिल क्लास के बारे में ही मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि बिजली बिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये परेशान रहता है। खासकर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जनता, दिल्ली में जो भी लोग रह रहे हैं, वो बिजली को लेकर और बिजली बिल जो आता है उनके पास वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मिडिल क्लास आदमी हर चीज़ में पिसता है, उसका 200 यूनिट में तो गुजारा नहीं होता। 200 यूनिट के बाद उसका बिल आता है ना, आप समझिए, वो कम से कम भी किसी का 4,000, किसी का 5,000, किसी का 8,000, और इसके अलावा जो मार लग रही है ना, उसमें ABC से लेकर D तक, H तक, जो आजकल गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगा दिए। अभी आपको शायद, मुझे नहीं पता कि आपने देखे बिजली का बिल पिछले महीने से लेकर और 2 महीने के अंदर गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने 15% बिजली का बिल बढ़ा दिया बिना पूछे। शीला दीक्षित के समय जो मुख्यमंत्री थी, 1.5% हमारे टैक्स लगा था, एडजस्टमेंट, बिजली का एडजस्टमेंट। जब बिजली गर्मी के अंदर महंगी खरीदनी पड़ती है तो उसके ऊपर एक टैक्स लगा देती थी, जिसको PCL बोलते हैं,
वो गवर्नमेंट लगाती थी 1.5%। वो भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा उसका विरोध कर कर उसको भी ख़त्म शीला दीक्षित जी से करा दिया था। आज वो आपको पता कितना लग रहा है? लगभग 48% हमारे पे वो लग रहा है। तो चुपचाप गवर्नमेंट बढ़ा देती है, उसका हमारा क्या लेना देना? कंपनी देगी, कंपनी एडजस्टमेंट करे अपने बिजली के बिलों को। आए दिन मिडिल क्लास आदमी पिसता जा रहा है, कर्जे से डूबता जा रहा है, आप ये देख सकते हैं। अब मिडिल क्लास की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, नौकरी है नहीं, मिनिमम नौकरी की तनख्वाह मान लो 21,000 रुपये जो ग्रेजुएट है, लेकिन नौकरी मिल किसको रही है? कहाँ है नौकरी? है दोनों दिल्ली गवर्नमेंट नौकरी। मैं दिखाता हूँ इंग्लैंड के अंदर एक एमए किए हुए बच्चे को गार्ड की नौकरी करने पे मजबूरी है। तो आए दिन जो झूठ बोलने का एक साधन है, जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उसको ख़त्म करना चाहिए। और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास व्यक्तियों को हमें ध्यान करना चाहिए। ये सारी बात तो आपने कर ली है, एक मैं अपने समाज के लिए एक बात और करना चाहूँगा आपके। ये तो मैंने सारी बातें दे दी। मैं जिस समाज से आता हूँ अग्रवाल समाज है जी। और अग्रवाल समाज, देखो वैसे तो सभी को अपने अपने जिस जाति में पैदा हो उनको अपनी जाति में गर्व होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, अपनी माँ पे हर एक इंसान को गर्व होना चाहिए। लेकिन हमारा जो समाज है, हमारा समाज पूरे संसार में आप देख लेना, हमारे समाज में हमेशा ही दान करने की क्षमता या दान सबसे ज़्यादा हमारा समाज करता है। तो सबसे बड़े हमारे जो जिनसे हमारे ये वंशले महाराजा अग्रसेन जी की, मैं ये मेरे बराबर में लगी हुई है ये तस्वीर। आजकल हम समाजवाद की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इनसे बड़ा समाजवाद किसी ने पैदा किया ही नहीं। इनका एक क्षेत्र होता जिसका नाम अग्रवा होती थी, और कहते हैं कि आगरा तक ये सारा क्षेत्र इन्हीं का होता था। तो इन्होंने अपने राज्य में एक नीति बनाई थी कि जो भी इनके राज्य में आएगा, इनके राज्य का प्रत्येक नागरिक उसके घर पे जाएगा और 1 रुपया और 1 ईंट उसको दे के आएगा। ईंट इसलिए देते थे कि इसका पक्का मकान बन जाए, और 1 रुपया इसलिए देते थे कि वो सब भाइयों के बराबर उसी दिन हो जाता था। तो समाजवाद का जनक इस देश में कौन है? महाराजा अग्रसेन जी हैं। तो महाराजा अग्रसेन जी के जन्म दिवस पर हमें छुट्टी घोषित करनी चाहिए, राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए, दिल्ली सरकार को घोषित करनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से यह प्रार्थना भी करूंगा कि हरियाणा छुट्टी कर सकता है तो दिल्ली क्यों नहीं कर सकती। और मैंने कहा कि मैं समाज के नाते बात कर रहा हूँ, तो भारत सरकार से भी इस बात की मांग रखूँगा कि भारत सरकार भी, जिनके लगभग देश के अंदर अगर वैश्य की बात करते हैं तो हम लगभग 50 करोड़ हैं, और अग्रवाल की बात करते हैं तो हम 5 से 6 करोड़ आदमी हैं, और जिन्होंने राष्ट्रवाद इस देश को सिखाया, जो राष्ट्रवाद और समाजवाद के जनक हैं, उनके जन्म दिवस की छुट्टी अवश्य होनी चाहिए, ताकि जब हर एक बच्चे को पता लगेगा तो उसको दान करने की और अपने भाई को अपने बराबर में करने की एक प्रेरणा मिलेगी। और प्रेरणा से ही देश आगे बढ़ता है, विश्व आगे बढ़ता है। बिल्कुल। तो व्यापारी से बात हो गई, जनप्रतिनिधि से भी बात हो गई। अब आखिरी स्टेज पर आना चाहूँगी और आपके भावनाओं से जुड़ना चाहूँगी। सनातनी बोलना क्या आपको गलत होगा? क्योंकि जब यहाँ पर मैं पहुँची तो मैंने आसपास जब यहाँ का ऑरा देखा, आप जहाँ बैठते हैं आपके ऑफिस के पीछे का जब मैंने बैकग्राउंड देखा, हर जगह राम नज़र आए हैं, और इसके अलावा और भी पोस्टर्स भी देखे, बजरंग बली के देखे, और भी कई भगवान के मैंने यहाँ पर पोस्टर्स देखे। तो आपसे जानना चाहूँगी कि भगवान में इतनी आस्था कैसे और क्यों? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि पूरी दिल्ली में ना 3 शक्तियाँ जो मैंने सुना और मैंने देखा काम करती हैं। हनुमान जी का मंदिर है मरकट वाले बाबा, जमुना बाजार, जो बस अड्डे के पास है। एक माता झंडे वाली और एक किलकारी भैरव जी। बाकी बहुत सारे शिव स्थान हैं, मैं किसी स्थान की बात नहीं करता, क्योंकि सनातन जो धर्म है, मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ। मैं अपने आप को सनातनी कहूँ ना, सनातन धर्म मिटा है ना मिटेगा। सनातन धर्म है, था और हमेशा रहेगा। अब बात करते हैं हनुमान जी महाराज की, आपने पूछा जी। देखिए, सबसे सच्ची बात तो ये है कि ये जो हिंदुस्तान है ना, ये चमत्कार देखता है। तो मैंने अपने जीवन में अपने सबसे प्रिय जिनको मैं मानता हूँ, हनुमान जी महाराज को मानता हूँ। तो हनुमान जी महाराज के मेरे जीवन में बहुत चमत्कार हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि किसी का जीवन में कोई काम नहीं होता हो, वो मरकट वाले बाबा जमुना बाजार जाएं और वहाँ प्रार्थना करें हनुमान जी महाराज से, और फिर देखिए कैसे काम नहीं होता। क्योंकि हनुमान जी महाराज से ज़्यादा समय का मैनेजमेंट करने वाले कोई नहीं थे। उन्होंने भगवान राम के हर एक काम को
हर एक विषय को समयबद्ध तरीके से किया है। हनुमान जी महाराज ने सीता जी का पता लेके आना हो, चाहे लक्ष्मण जी की जब वो मूर्छित थे तो सूर्य उदय से पहले उनको लेके आना था, जी। भगवान जी नाग फांस में फंसे तो हनुमान जी ने उनकी मदद करनी थी, और चाहे जब कृष्ण भगवान जी द्वापर के अंदर युद्ध करने गए तो उसका मैनेजमेंट करना था, कितना वजन है, क्योंकि उनका रथ हवा में उड़ रहा था वो, तो उसको कितनी ऊंचाई तक और कहाँ तक संभाले रखना है। हनुमान जी ने अपना स्थान अपने आप लिया कि मुझे यहाँ बैठकर आपका पूरा मैनेजमेंट करना है, तो हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई मैनेजमेंट करने वाला नहीं है। तो इसलिए अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हनुमान जी महाराज के बारे में पढ़ाएं, और जिनके भगत हनुमान जी हैं वो तो सर्वे सर्वा है। अभी अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर बना है, तो मैं तो छोटा सा था, 6th क्लास से हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ। आज मेरी इतनी बड़ी आयु कि जहाँ हूँ हनुमान जी की कृपा से हूँ, और मैं कोई भी काम भगवान को मान के करते हैं। और जिस कुल में मेरा जन्म हुआ है, हमें तो आगे पीछे भगवान ही दिखाई देते हैं, सबका सारे हैं, आरे के सारे हमारे, तो हनुमान जी महाराज हमारे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रखने के लिए। नमस्ते।